Hello learners, welcome to our channel Selection Sutra. Today we are going to study class 10th Geography chapter Minerals and Energy Resources. इस चैप्टर में हम लोग NCERT कवर करने वाले हैं। ये हमारी NCERT के सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग हर एक चैप्टर को क्लास 9th एंड 10th के हर एक चैप्टर को हम लोग स्टडी कर रहे हैं और इसी में हम लोग आज आगे बढ़ रहे हैं मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं सबसे पहले मिनरल्स के बारे में, कौन कौन से मिनरल्स प्राप्त होते हैं और किस लिए हम लोग उनको यूज करते हैं, और फिर इन मिनरल्स से जो एनर्जी बनाई जाती है और एनर्जी पूरे वर्ल्ड में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है उसके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एक स्टोरी के साथ। स्टोरी क्या है? तो यहाँ एक स्टोरी है। हवन नाम का लड़का है जो गुवाहाटी में एक बहुत ही छोटे विलेज से आता है। वो अपने फादर से पूछता है, बाहर गया है घूमने के लिए, और फादर से पूछता है कि ये जिस तरीके के ये किचन दिखाई दे रहे हैं जो कि ड्रैग करके यानी घसीट करके ले जाया जा रहा है, और चलते हुए ये घर दिखाई दे रहे हैं, ये सब हमारे यहाँ क्यों नहीं है? तो उसके फादर जो है वो रिप्लाई देते हैं कि ये घर नहीं है, ये हमारे जैसे ब्रिक्स से बने हुए घर नहीं है, ये बसेज हैं, ट्रेन्स हैं जो कि यहाँ पर चल रहे हैं, जो कि ब्रिक्स से या स्टोन से नहीं बनते हैं, ये बनते हैं एल्युमिनियम से और आयरन से मिलकर के ये बनते हैं। एंड दे डू नॉट मूव देयर ओन, यानी ये लोग खुद से नहीं चलते हैं, इन्हें चलाने के लिए भी क्या चाहिए होता है? तो इनमें इंजन मौजूद होता है और जिसे रन करने के लिए चाहिए होता है एनर्जी। यानी कि यहाँ पर एक ओवरव्यू दिया गया है कि इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं और किन चीज़ों के बारे में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर मिनरल्स के बारे में बता दिया गया कि मिनरल्स जैसे कि आयरन और एल्युमिनियम की बात की गई, और उसके बाद एनर्जी की बात की गई। तो एनर्जी जो होता है इन व्हीकल्स को चलाने के लिए कौन कौन सी एनर्जी लगती है? तो जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इन सब चीज़ों के बारे में, कोल हो गया, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। वी यूज डिफरेंट थिंग्स ऑन आवर डेली लाइफ मेड ऑफ द मेटल्स। कैन यू लिस्ट द नंबर ऑफ द आइटम्स यूज्ड इन द हाउसेज मेड ऑफ द मेटल्स? वेयर डू दिस मेटल्स कम फ्रॉम? कि आप जिस कमरे में बैठे हुए हैं, जहाँ भी बैठे हुए हैं, वहाँ पर क्या कीजिए कि लिस्ट कीजिए कि कौन कौन सी चीज़ें जो है वो मेटल्स से बनी हुई है, और उसके साथ साथ ये भी आपको लिस्ट करना है, यानी लिखना है कि वो मेटल्स आखिर कहाँ से प्राप्त होते हैं, कहाँ से वो मेटल्स आते हैं। यू हैव स्टडी दैट द अर्थ क्रस्ट इज द मेड ऑफ द डिफरेंट मिनरल्स एम्बेडेड इन द रॉक्स। वेरियस मेटल्स आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम दिस मिनरल्स आफ्टर द प्रॉपर रिफाइनमेंट। यानी जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि जो ये मिनरल्स होते हैं वो हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये रॉक के अंदर में मिनरल्स मौजूद रहते हैं। ये जो मिनरल्स हैं वो इस तरीके से रॉक के अंदर मौजूद रहते हैं, और हम लोग इनके अंदर से इन्हें निकालते हैं और फिर रिफाइनमेंट करते हैं, यानी इनको हम लोग छानते हैं, रिफाइन करते हैं, प्यूरीफाई करते हैं, और उसके बाद इन्हीं मिनरल्स का यूज किया जाता है अलग अलग जगहों पर। मिनरल्स आर एन इनडिस्पेरेबल पार्ट ऑफ द आवर लाइफ्स। ऑलमोस्ट एवरीथिंग की वी यूज फ्रॉम अ टाइनी पिन टू टावरिंग बिल्डिंग्स और अ बिग शिप, ऑल आर मेड ऑफ द मिनरल्स। यहाँ बताया जा रहा है, बिल्कुल सही बात है, कि हमारे जीवन में हम जितनी भी चीज़ें यूज करते हैं, चाहे वो छोटे एक पिन हो या फिर एक बड़ी सी कोई बिल्डिंग बन रही हो या कोई एक बड़ी सी शिप बन रही हो, सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो किस चीज़ से बनी हुई है? तो मिनरल से ही बनी हुई है। द रेलवे लाइन्स एंड द tarmac of the roads, our implements and the machineries too are the made of the minerals। यानी कि और आगे कहा जाए तो जो रेलवे हम लोग यूज करते हैं, पटरी हो या रेल हो, ट्रेन हो, ये सारी चीज़ें जो है वो मिनरल से बनी हुई है। जब रोड बनता है उस पर अलकतरा डाला जाता है, सारी चीज़ें डाली, वो सारी की सारी चीज़ें मिनरल से ही होती है, चाहे वो सीमेंट हो जाए या सैंड हो जाए, ये सारी चीज़ें क्या होती है? तो ये सब के सब मिनरल्स होते हैं। उसके बाद आयरन का यूज़ किया जाता है रॉड्स लगाने के लिए, ये भी क्या होता है? तो मिनरल होता है। फिर इनको बनाने के लिए जेसीबी की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग मशीन्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? तो सब के सब मिनरल्स से ही बनती हैं।
कार हो गई, बस, ट्रेन, एरोप्लेन आर द मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम द मिनरल्स एंड रन ऑन द पावर सोर्सेज डिराइव्ड फ्रॉम द अर्थ। यानी जितनी भी चीज़ें हो गई, कार हो गया, बस हुआ, ट्रेन हुआ, एरोप्लेन हुआ, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? तो सबसे पहले ये सारी चीज़ें बनती हैं मिनरल से। चाहे वो किन मिनरल से बनती होगी, तो हो सकता है वो बन रही होगी आयरन से, एल्युमिनियम से, इन्हीं सब चीज़ों से बनती है। और बनने के बाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ बन गया तो हो गया, बनने के बाद इन्हें रन करने के लिए यानी चलाने के लिए भी किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो वो भी मिनरल्स की ज़रूरत होती है, लाइक कोल, पेट्रोलियम, डीजल एक्सेट्रा। या फिर जो सीएनजी वाली गाड़ियाँ होती हैं, तो सीएनजी पर भी जो चलती हैं, या फिर नेचुरल गैसेस का जो भी हम लोग यूज करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो मिनरल्स और एनर्जी में ही आती हैं। इवन द फूड दैट वी ईट contain the minerals in all the stages of the development. Humans being have the used the minerals of their livelihood, decorations and festive religious and the ceremonial rites। यानी और आगे बात की जाए कि और कहाँ कहाँ मिनरल्स को यूज करते हैं हम लोग, तो इन मिनरल्स का यूज़ हम लोग अलग अलग स्टेजेस पर करते हैं। चाहे वो ह्यूमन जो है वो ह्यूमन जितना खाना खाते हैं, ईट करते हैं, उन सब में कोई ना कोई मिनरल्स मौजूद रहता है। ह्यूमंस अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपने जीवन को जीने के लिए, डेकोरेशन के लिए कोई चीज़ें बनाते हैं फेस्टिवल्स में, या रिलीजियस, जैसे कि दिवाली में, दिवाली आने वाली है तो दिवाली में हम लोग क्या करते हैं? तो बहुत सारे लाइट्स लगाते हैं, लाइट लगाते हैं, बहुत सारी चीज़ों डेकोरेशन के लिए सामान लाते हैं। तो वो सारी चीज़ें किस चीज़ से बनी हुई है? तो सारी की सारी चीज़ें मिनरल से ही बनी हुई है। या कोई सेरेमोनियल राइट्स करते हैं, किसी भी तरीके का कोई व्यवस्था करते हैं, फंक्शन करते हैं, तो सारी चीज़ों में मिनरल्स का बहुत ही ज़्यादा उपयोग रहता है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। आगे अगर बताया जा रहा है आपको एक कि अ ब्राइट स्माइल फ्रॉम द टूथपेस्ट एंड मिनरल्स, यानी कि जब आप स्माइल करते हैं तो आपका जो दांत है वो चमक रहा होता है। तो ब्राइट स्माइल जो होता है वो कहाँ से आता है? तो टूथपेस्ट से आता है। वो भी किन चीज़ों से बना हुआ है? तो मिनरल से ही बना हुआ है। एज लाइक टूथपेस्ट क्लीन्स योर टूथ, abrasive the minerals like the silica, limestone, aluminum oxide and various phosphate minerals do the cleaning। यानी जो आप लोग जब हम टूथपेस्ट यूज करते हैं तो उनमें किस तरीके के मिनरल्स मौजूद रहते हैं? तो उनमें सिलिका मौजूद रहता है, लाइमस्टोन मौजूद रहता है, एल्युमिनियम मौजूद रहता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड मौजूद रहता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड मौजूद रहता है जो कि हमारे दांत को साफ करता है और बिल्कुल चमकाने का काम करता है। इसके अंदर फ्लोराइड भी मौजूद रहता है। इसका काम क्या होता है? तो ये क्या करता है कि जितनी भी कैविटी होती है हमारे अंदर, हमारे बॉडी हमारे दांत में, उसको ये ख़त्म करने का काम करता है। मोस्ट टूथपेस्ट आर द मेड ऑफ द वाइट टाइटेनियम ऑक्साइड विच कम फ्रॉम द मिनरल कॉल्ड द रूटिल, इल्मेनाइट एंड द एनाटिस। यानी कि जो टाइटेनियम ऑक्साइड है टूथपेस्ट के अंदर वो वाइट करने के लिए टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। तो टाइटेनियम ऑक्साइड जो होता है वो कहाँ से आता है? तो वो जो है कुछ मिनरल्स मौजूद होते हैं, जैसे कि इन सब मिनरल से ये निकल करके हमें मिलता है और प्राप्त होता है। द टूथब्रश and the tube containing the paste are the made of the plastics from the petroleum। Find out where these minerals are found। जब हम लोग जो टूथपेस्ट जिस चीज़ के अंदर, जिस ट्यूब के अंदर रखा हुआ होता है, वो ट्यूब भी जो है वो किस चीज़ से बना हुआ होता है? तो वो प्लास्टिक का मौजूद होता है। और प्लास्टिक कैसे बनता है? तो पेट्रोलियम से बनता है। और जो पेट्रोलियम होता है वो क्या होता है? तो पेट्रोलियम एक तरीके का मिनरल होता है। तो इस तरीके से हमें अभी तक बताने की कोशिश किया गया है कि किस तरीके से हम लोग मिनरल्स का यूज करके रोज़मर्रा के ज़िंदगी में हम लोग लाइवलीहुड में जीते हैं और सारी कामों को करते हैं। डिग अ लिटिल डीपर एंड फाइंड आउट हाउ मैनी मिनरल्स आर यूज्ड फॉर मेक अ लाइट बल्ब। कि थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आपको बताना है कि लाइट बल्ब बनाने के लिए, जो बल्ब होता है उसको बनाने के लिए किन किन मिनरल्स का यूज किया जाता है। जैसे अभी हम लोग टूथपेस्ट का समझे, वैसे ही ऑल लिविंग थिंग्स नीड मिनरल्स, सभी लिविंग थिंग्स को मिनरल्स की ज़रूरत है। जैसे कि अबाउट द 0.3% ऑफ आवर टोटल इनटेक ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, यानी हमारे पूरे जीवन में
पूरे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम लोग खाना खाते हैं, जो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, वो 0.3% ही जो है वो इनटेक होता है। विदाउट देम वुड नॉट बी एबल टू यूटिलाइज द 99.7% ऑफ आवर फूड स्टफ। यानी कि बाकी का 99.7% जो फूड स्टफ है, जो खाने पीने का चीज़ें हैं, उनको हम लोग ऐसे ही यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं बिना किसी भी इम्पोर्टेंट मिनरल्स के। डिग अ लिटिल डीपर एंड कलेक्ट द न्यूट्रिशनल फैक्ट प्रिंटेड ऑन द फूड लेबल। अब फिर से एक काम दे दिया गया है आपको, क्या करना है कि आपको जो भी खाने के सामान रहते हैं उसके ऊपर देखना है, और जितनी भी उसके ऊपर न्यूट्रिशंस वाली बातें रहती हैं कि ये खाने से इतना ग्राम कैल्शियम मिलेगा, इतना मैग्नीशियम मिलेगा, आपको इतना आयरन इसके अंदर मौजूद है, उन सबको आप लोगों को फूड लेवल पर से लिखना है और समझना है। हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है और बिल्कुल VVI है ये, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज़ मिनरल्स? तो जियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? जियोलॉजिस्ट जो लोग कि जीव धरती के विज्ञान के बारे में जो लोग पढ़ाई करते हैं, जो स्टडी करते हैं, उनको जियोलॉजिस्ट कहा जाता है। The geologists define the minerals as the homogeneous naturally occurring substance which is a definable internal structure। यानी ये क्या कहते हैं जियोलॉजिस्ट? ये कहते हैं मिनरल के बारे में कि मिनरल क्या होता है कि ये एक तरीके का होमोजेनियस मिक्सचर है। मिनरल जो है वो क्या है? होमोजेनियस मिक्सचर। हम लोग पढ़े हैं कि होमोजेनियस और हेट्रोजीनियस के बारे में, यानी कि बहुत सारे प्योर सबस्टांसेस जो हैं वो इसके अंदर मौजूद रहते हैं, जिनको हम लोग रिफाइन करके और बाद में इनके अंदर से निकालते हैं मिनरल्स को। साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि विथ एट द डिफाइनेबल इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी इनके अंदर में जो स्ट्रक्चर मौजूद रहता है वो डिफाइनेबल होता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी इसके अंदर मिला हुआ है, इस तरीके का स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, इसके अंदर एक डेफिनेट स्ट्रक्चर रहता है। मिनरल्स आर फाउंड इन द वेरियस फॉर्म इन द नेचर, रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू द सॉफ्टेस्ट टॉल्क। वाई आर दे सो वेरी? यानी मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत ही अलग अलग फॉर्म में हमें मिलते हैं, अलग अलग प्रकार से मिलते हैं इन्वायरमेंट में। अगर बात किया जाए तो सबसे हार्डेस्ट मेटल की जो कि डायमंड है, और सबसे सॉफ्टेस्ट मेटल की बात किया जाए तो जो कि टॉल्क है, जिसे पाउडर बनता है बहुत सारे, ये सारे के सारे जो हैं वो हमें नेचर में मिनरल्स के फॉर्म में मिलते हैं। क्यों ये इतना वेरिएशन है कि एक बहुत ही हार्ड है और एक बहुत ही सॉफ्ट है? इतना वेरिएशन हमें क्यों मिलता है और प्राप्त होता है मिनरल्स के फॉर्म में, यही आपको बताना है। यू हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट रॉक्स। रॉक्स आर द कॉम्बिनेशंस ऑफ द होमोजेनियस सबस्टांस कॉल्ड मिनरल्स। यानी कि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं किसके बारे में? रॉक्स के बारे में। किन के बारे में पढ़े हैं? तो रॉक्स के बारे में पढ़े हैं। अब रॉक्स जो होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो रॉक्स बनाने के लिए क्या करना है कि रॉक्स के अंदर बहुत सारे होमोजेनियस मिनरल्स मौजूद रहते हैं। ये कौन है? तो ये मिनरल्स हैं। जब ये सारे मिनरल्स एक साथ आकर के इकट्ठा हो जाते हैं तो ये क्या बन जाता है? एक तरीके का रॉक बन जाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि रॉक जो होता है वो पूरा का पूरा मिनरल से मिलकर के बना हुआ होता है। रॉक के अंदर मिनरल्स बहुत सारे मौजूद रहते हैं। सम रॉक्स आर द इंस्टेंस लाइमस्टोन कंसिस्ट ऑफ द सिंगल मिनरल्स ओनली, बट द मेजॉरिटी ऑफ द रॉक्स कंसिस्ट ऑफ द सेवरल मिनरल्स इन वेरिंग प्रोपोर्शन। यानी कि कुछ ऐसे मिनरल्स रॉक्स होते हैं जैसे लाइमस्टोन। लाइमस्टोन एक ऐसा रॉक है, ऐसा है जिसके अंदर सिंगल टाइप ऑफ मिनरल्स मौजूद रहता है, यानी एक ही तरह के मिनरल्स मौजूद रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर जो रॉक्स होते हैं उनके अंदर बहुत सारे वेरियस टाइप ऑफ द प्रोपोर्शंस मौजूद रहते हैं मिनरल्स। ऑल्दो अगर पूरे वर्ल्ड में बात किया जाए तो 2000 मिनरल्स ऐसे हैं जिनको आइडेंटिफाई किया जा चुका है साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट के द्वारा। लेकिन उनमें से कुछ ही ऐसे हैं जो प्रचुर मात्रा में प्राप्त होते हैं इन्वायरमेंट के अंदर से या फिर रॉक्स के अंदर से, बहुत ही कुछ ही हैं, और उन्हीं के बारे में हमें पढ़ना है। अ पार्टिकुलर मिनरल्स दैट will be formed from a certain combination of the elements depends upon the physical and the chemical conditions under which the material form। अब है कि अलग अलग तरीके के मिनरल्स होते हैं, जैसे कि आयरन के मिनरल्स होते हैं, एल्युमिनियम के हो जाएंगे, फिर गोल्ड, उसके बाद सिल्वर, ये अलग अलग तरीके के होंगे। तो कैसे
कौन सा मिनरल फॉर्म होगा, कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, तो कौन सा मिनरल का फॉर्मेशन होगा कहाँ से और कैसे मिनरल्स बनेंगे, ये किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। तो ये डिपेंड करता है वहाँ के रासायनिक और भौतिक इन्वायरमेंट पर डिपेंड करता है। यानी वहाँ का फिजिकल कंडीशन कैसा है और वहाँ का केमिकल कंडीशन कैसा है, किस टाइप के टेम्परेचर में कितने लंबे टाइम तक वो रहा है, इन बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के मिनरल में कन्वर्ट होगा। वो आयरन बनेगा, एल्युमिनियम बनेगा, गोल्ड बनेगा, सिल्वर बनेगा, किस टाइप के मिनरल्स में कन्वर्ट होगा, वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। दिस इन टर्न रिजल्ट इन द वाइड रेंज ऑफ द कलर्स, हार्डनेस, क्रिस्टल फॉर्म्स, लस्टर, डेंसिटी दैट अ पार्टिकुलर मिनरल्स पोजेज। जियोलॉजिस्ट यूज दिस प्रॉपर्टी एज द क्लासीफाई ऑफ द मिनरल्स। और इसी के अलावा ये बातें भी उन्हीं बातों पर डिपेंड करती है कि कैसा उसका कलर होगा अपना, किस कलर का वो मिनरल बनेगा, कितनी उसकी हार्डनेस होगी, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा कि कम हार्ड होगा, क्या क्रिस्टल फॉर्म रहेगा उसका, लस्टर यानी उसमें साइननेस कितनी रहेगी, ज़्यादा चमकीला होगा या कम चमकीला होगा, उसकी डेंसिटी कितनी होगी, ज़्यादा होगी या कम डेंसिटी होगी। ये सारी चीज़ें किन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करती है, तो उस एरिया के फिजिकल और केमिकल कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है। इसीलिए जो जियोलॉजिस्ट हैं वो इन्हीं चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। तो किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हैं हार्डनेस का, कि क्या करने के लिए, तो उसको बांटने के लिए, उसको प्रॉपर्टीज़ के ऊपर डिपेंड करने यानी क्लासीफाई करने के लिए। क्लासीफाई करने के लिए क्या करते हैं वो, तो कलर के ऊपर, कलर के अलावा हार्डनेस यानी कि ज़्यादा हार्ड है, कम हार्ड है, सॉफ्ट है, इसके बाद क्रिस्टल फॉर्म, फिर लस्टर, लस्टर मतलब कितना साइननेस है उसके अंदर, और डेंसिटी क्या है इसकी। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ लेते हैं और इन्हीं चीज़ों के ऊपर वो क्या करते हैं, क्लासीफाई करते हैं कि ये किस टाइप के मिनरल्स जो हैं वो हैं और किन के साथ इनको रखा जाएगा। स्टडी ऑफ द मिनरल्स बाय द जियोग्राफर्स एंड द जियोलॉजिस्ट, यानी किस तरीके से वो लोग स्टडी करते हैं मिनरल्स के बारे में। तो जियोग्राफर्स स्टडी द मिनरल्स इन द पार्ट ऑफ द अर्थ क्रस्ट फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंडफॉर्म। तो ये लोग क्या करते हैं, जियोग्राफर्स क्या करते हैं कि ये लोग अर्थ क्रस्ट को देखते हैं, मतलब ये लोग धरती के अंदर देखते हैं, अर्थ के अंदर में क्या करते हैं, मिनरल्स को ढूंढते हैं और उनके बारे में स्टडी करते हैं ताकि अच्छे से उन्हें पता चले कि किस टाइप के मिनरल्स जो है वो प्राप्त होंगे, उनके बारे में और बातें पता चले। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मिनरल्स रिसोर्सेज एसोसिएटेड विद द इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर द इंटरेस्ट ऑफ द जियोग्राफर्स। A geologist, however, they interested in the formation of the minerals, their age and the physical of the chemical composition। यानी ये लोग वहाँ से क्या प्राप्त करते हैं, किन चीज़ों को स्टडी करते हैं, तो वो स्टडी करते हैं एज के बारे में। एज मतलब आज से कितने साल पहले ये कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ होगा, लाखों साल, करोड़ों साल पहले इसमें कन्वर्जन की बातें आई होंगी। उसके बाद किस टाइप का फिजिकल कंडीशन मिला, फिजिकल कंडीशन का मतलब कैसा टेम्परेचर वहाँ रहा, वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहा, वेदर कैसा रहा लंबे टाइम तक, इन चीज़ों के ऊपर भी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोजिशन का मतलब होता है जो किस टाइप के इन्वायरमेंट में वो वहाँ पर मौजूद है वो मिनरल, इन चीज़ों की वो स्टडी करते हैं और फिर पता लगाते हैं मिनरल्स के बारे में। हाउएवर फॉर द जनरल एंड द कमर्शियल पर्पसेज द मिनरल्स कैन बी क्लासिफाइड एज अंडर। यानी सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कहा जा रहा है कि किस तरीके से बेचने के लिए, किसी चीज़ को कमर्शलाइज करने के लिए, बिजनेस बनाने के लिए, या फिर किसी पर्पस के लिए, अपने खुद के पर्पस के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है, जनरल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, इन्हीं बातों पर क्लासीफाई किया जाता है। मोड ऑफ ऑकरेंस ऑफ द मिनरल्स, यानी ये मिनरल्स को किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, ऑकर किया जाता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं और इसी चीज़ को ये क्लासीफाई किया गया है। सबसे पहला है वेयर आर दिज मिनरल्स फाउंड। ये सारे मिनरल्स जो हैं वो कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं और हमें कैसे मिलते हैं, किन फॉर्म में मिलते हैं, इसी के बारे में हमें पढ़ना है। तो यहाँ पर जाने से पहले सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेंगे यहाँ क्या है। तो यहाँ मिनरल्स को क्लासीफाई किया गया है। जो मिनरल होते हैं वो कितने तरीके के होते हैं, तो 3 तरीके के मिनरल होते हैं। फर्स्ट इज़ मेटालिक, सेकेंड इज़ नॉन मेटालिक एंड थर्ड इज़ एनर्जी मिनरल्स। Metallic is of the 3 types. First ferrous, second is non-ferrous और third is precious। फेरस का मतलब होता है जिनमें आयरन जो है ज़्यादा मात्रा रहा, आयरन की कंटेनिंग रहे, उसको हम लोग फेरस
मेटालिक मिनरल्स के नाम से जानते हैं। जैसे एग्जांपल आयरन ओर हो गया, मैग्नीज हो गया, निकल हो गया, इसके बाद कोबाल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। नॉन फेरस यानी कि जिसमें आयरन का मात्रा नहीं रहता है, जैसे कॉपर, लेड, टीन, बॉक्साइट एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। प्रीसियस तो आप लोग अच्छे से समझते हैं, जो महंगा होता है, जो बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, जैसे गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हो गई। नॉन मेटालिक में क्या जाता है, तो माइका, सॉल्ट, पोटैश, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल, सैंडस्टोन, इन सब चीज़ों को हम लोग नॉन मेटालिक कहते हैं, जो कि नॉन मेटल से बने हुए रहते हैं, नॉन मेटल्स मौजूद रहते हैं उसके अंदर में। और एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी मिनरल्स होते हैं जिनसे एनर्जी प्रोड्यूस किया जाता है, जिसे इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है, उनको हम लोग कहते हैं। जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया और नेचुरल गैसेज हो गया, ये सब क्लासीफाई किया गया है मिनरल्स को अलग अलग तौर पर। इसमें कह सकते हैं कि इनका हार्डनेस जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है। नॉन मेटालिक जो होते हैं, नॉन फेरस जो होते हैं, वो इनके मुकाबले में कम हार्ड होते हैं, लेकिन बट दे आर डक्टाइल, मोर डक्टाइल एंड मेलिएबल होते हैं। इसलिए जैसे कॉपर का हम लोग यूज़ करते हैं वायर बनाने के लिए, तो वो ऐसा होता है इसीलिए। प्रीसियस मेटल्स होते हैं गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, तो सबसे पहले तो ये कम मात्रा में मिलते हैं इसलिए प्रीसियस हैं। दूसरा ये हो गया कि इनमें लश्चर मौजूद होता है, और लश्चर के साथ साथ और क्या होता है, तो लश्चर के साथ साथ दे आर फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। फ्री स्टेट का मतलब कि ये किसी के भी साथ कॉम्बाइंड नहीं हो सकते हैं, जैसे क्लोर नहीं हो सकते हैं ऑक्सीजन के साथ या फिर वाटर के साथ मिल करके। दे आर नॉट सो हार्ड, इनके अंदर उतना हार्डनेस मौजूद नहीं रहता है। और कोल, पेट्रोलियम तो गैसेज हो गए, मिनरल्स हो गए, एनर्जी के लिए यूज करते हैं। आगे बढ़े अगर हम लोग यहाँ पर, मिनरल्स आर usually found in ores. The term ore is used to describe the accumulation of the any minerals mixed with the other our elements. यानी कि जितने भी हमें मिनरल्स मिलते हैं वो किस फॉर्म में मिलते हैं, तो वो ओर्स के फॉर्म में मिलते हैं। अब ये ओर क्या होता है, तो ओर जो होता है वो मिनरल्स का मिक्स होता है विद किसके साथ, तो एलिमेंट्स के साथ। मिनरल्स जो होते हैं वो कुछ एलिमेंट्स के साथ मिक्स रहते हैं, और इसी मिक्सर के फॉर्म को ही हम लोग क्या कहेंगे, ओर के नाम से जानते हैं। ज़्यादा कन्फ्यूजन हो तो यहाँ और बातें हम लोग यहाँ कि मिनरल्स और ओर के बीच में डिफरेंसेस क्या है। द नेचुरल ऑकरिंग सबस्टांसेस ऑफ द मेटल्स प्रेजेंट इन द अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड मिनरल्स, यानी अर्थ के अंदर से जो हमें नेचुरली चीज़ें मिल रही हैं उन सबको हम लोग मिनरल्स के नाम से जानते हैं। तो ओर क्या होता है, तो मिनरल्स विच कैन बी यूज टू ऑब्टेन द मेटल प्रॉफिटेबली आर कॉल्ड ओर्स, यानी जब ये ओर्स हमें मिनरल्स प्राप्त हो गए और जब इनको हम लोग प्रॉफिटेबली, मतलब होता है कि ऐसा नहीं कि इनको निकालने में बहुत पैसा लग गया और इससे जो हमें जो मुनाफा मिल रहा है वो बहुत ही कम मिल रहा है, यानी प्रॉफिट होना चाहिए, इसको हम लोग ओर के नाम से जानते हैं। ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स, सारे मिनरल्स जो होते हैं वो ओर नहीं होते हैं, क्योंकि बहुत सारे मिनरल्स हम लोग पढ़े हैं कि प्योर फॉर्म में भी पाए जाते हैं, तो वो ओर नहीं कहलाएंगे। ऑल ओर्स आर इसेंशियली मिनरल्स टू, यानी कि लेकिन जितने भी मिनरल्स, जितने भी ओर्स हैं वो सब के सब क्या होंगे, मिनरल्स हो सकते हैं। क्यों, क्योंकि ओर है इसका मतलब उसमें मिनरल होगा और एलिमेंट होगा कोई ना कोई, तो मिनरल तो है ना उसके अंदर, तो इसलिए वो मिनरल्स हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्ले इज़ द मिनरल ऑफ द एल्युमिनियम, क्ले होता है, ये क्ले हो गया, ये एक तरीके का क्या है, तो इसके अंदर क्या होता है, तो एल्युमिनियम मौजूद रहता है। वैसे ही बॉक्साइट आर द मेन ओर ऑफ द एल्युमिनियम, तो बॉक्साइट जो है जिसका मेन है। इसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है वो बटी हुई हैं। आगे चले हम लोग, sufficient concentrations to make its the extractions the commercially viable, the type of the formation or the structure in which they are found in the determines the relative ease with which minerals or may be mined। यानी कि सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो इनको एक्सट्रैक्ट करना कॉमर्शियली वाइबल होना चाहिए, यानी पॉसिबल होना चाहिए, यानी एक्सट्रैक्ट मतलब इनको प्राप्त करना, निकालना जो है वो वाइबल होना चाहिए, अच्छे से निकाल सके वैसी हमारे पास चीज़ें रहनी चाहिए। द टाइप ऑफ द फॉर्मेशन स्ट्रक्चर, यानी कि अब नेक्स्ट जो है
कि दिस ऑल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ द एक्सट्रैक्शंस। दिस इज द देयर फॉर द इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड द मेन टाइप ऑफ द फॉर्मेशन इन विच द मिनरल्स ऑकर। यानी अब यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब ऐसा भी नहीं है कि उनको सिर्फ माइन कर लें, यानी माइन करके निकाल लिए तो ये ही प्राप्त हो गया। नहीं, माइन करने में मान लो आपको कोई एक मेटल है जिसको माइन करने में आपको लग रहा है 100 रुपये, और सेम मेटल को जब हम लोग बेचने जा रहे हैं तो उसका प्राइस जो है वो मिल रहा है हमें सिर्फ 80 रुपीज़। तो क्या ये प्रॉफिटेबल है? क्या इसमें से आपको कुछ भी प्राप्त हो सकता है? तो नहीं हो सकता है। तो ऐसे को माइन करना जो है वो अच्छा नहीं मान जाता है, इससे अच्छा उसको ऐसे ही रहने दो। मिनरल्स जनरली ऑकर इन दीज फॉर्म्स। अब पढ़ने वाले हैं कि मिनरल्स किन किन फॉर्म्स में प्राप्त होते हैं हमें और किस किस तरीके से वो मौजूद रहते हैं। तो सबसे पहला मौजूद है इन इग्नियस एंड द मेटामॉर्फिक रॉक्स मिनरल्स में ऑकर इन द क्रैक्स, क्रेप्स, फॉल्ट्स और ज्वाइंट्स। द स्मॉलर ऑकरेंस आर कॉल्ड द वेन एंड द लार्जर ऑकरेंस आर कॉल्ड लोड्स। इस बात को समझते हैं। सबसे पहले ये कहा गया है कि जो ये मिनरल्स हैं वो किस तरीके से प्राप्त होते हैं। तो ये जो मिनरल्स हैं वो प्राप्त होते हैं हमें रॉक्स के फॉर्म में, इग्नियस रॉक या मेटामॉर्फिक रॉक के फॉर्म में। अब इग्नियस रॉक और मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है तो ये तो हम लोग देखेंगे, लेकिन इससे पहले लोड और वेन क्या होता है इस बात को समझो। जब ये मैग्मा अंदर से निकलता है लावा, तो ये क्या होता है कि कुछ धरती के जो क्रैक्स होते हैं इनके अंदर जो है वो बच जाता है, क्रैक्स के अंदर मौजूद रहता है। इन्हीं क्रैक्स के अंदर ज़्यादा फॉर्म में मौजूद रहे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो उसको हम लोग वेन के नाम से जानते हैं। सॉरी, जो कम फॉर्म में रहता है, कम रहता है, उसको हम लोग वेन के नाम से जानते हैं, और जो ज़्यादा रहता है उसको हम लोग लोड्स के नाम से जानते हैं। लोड किसी चीज़ को कहते हैं लोड कर दिए हैं, यानी कि ज़्यादा होता है, लोड हो गया है, तो वहाँ से आप लोग याद रख सकते हैं। आगे कहा जाए तो इन द मोस्ट केसेस दे आर फॉर्म्ड बाय द मिनरल्स इन द लिक्विड मोल्टेन फॉर्म। द गैसियस फॉर्म्स द फोर्स्ड अपवर्ड टू द कैविटी is towards the earth surface, they cool and solidify, they rise। क्या होता है कि इस तरीके से ये वोल्केनो मान लो, इसके अंदर मौजूद है मैग्मा, लावा मौजूद है, जो कि किस फॉर्म में है तो लिक्विड फॉर्म में है, लिक्विड या फिर कह सकते हैं मोल्टेन स्टेट में है। अब ये क्या करेगा कि बाहर आएगा, या तो यहाँ से आएगा या फिर आसपास बहुत सारे क्रैक्स बना करके और वहाँ से ये बाहर आएगा। जब ये बाहर आएगा तो लंबे टाइम तक, हजारों लाखों सालों तक ये बाहर रहेगा। तो क्या होते जाएगा, धीरे धीरे ये कूल होता जाएगा, यानी ठंडा होता जाएगा, और ठंडा होता जाएगा तो फिर ये लिक्विड स्टेट से किस में चेंज होते जाएगा, सॉलिड में चेंज होते जाएगा। और यहीं जो सॉलिड में चेंज होते जाता है वहीं इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक में कन्वर्ट हो जाता है, और इन्हीं के अंदर ये सारी चीज़ें हमें मिनरल्स के फॉर्म में मिलती हैं। मेजर मेटालिक मिनरल्स लाइक टीन, कॉपर, जिंक, लेड एक्सेट्रा ऑब्टेन्ड फ्रॉम द वेन एंड लोड्स। इन्हीं वेन और लोड से ये सारे मेटल्स हमें प्राप्त होते हैं, जैसे टीन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, ये सारी चीज़ें हमें यहीं से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट इज द सेडिमेंट्री रॉक्स आर द नंबर ऑफ द मिनरल्स ऑकर इन द बेड्स और द लेयर they are being formed as the result of the deposition of the accumulation and the concentration in the horizontal strata। यानी कि नेक्स्ट जो है वो किस चीज़ की बात की जा रही है यहाँ पर, तो बात की जा रही है सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो सेडिमेंट्री रॉक्स जो होते हैं वो किस तरीके से इसके अंदर मौजूद रहते हैं, तो ये बेड्स और लेयर्स के फॉर्म में इस तरीके से कि ये बहुत बड़ा मान लो एक हिल हो गया या पहाड़ हो गया, तो इसके अंदर में इस तरीके से लेयर्स बने हुए हैं, और इन्हीं के बीच में क्या है, इनके बीच में मिनरल्स जो हैं वो इस तरीके से एक सर्टेन टेम्परेचर पर दबे हुए हैं इन लेयर्स के बीच में, बेड्स के बीच में। तो यहीं से हमें ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ से प्राप्त होती हैं और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, तो इनमें जैसे कोल होता है, इसके बाद आयरन ओर होता है, यहीं से हमें कोल प्राप्त होता है, आयरन ओर, ये सारी चीज़ें हमें प्राप्त होती हैं, जो कि बहुत ही लंबे टाइम तक इसके अंदर में दबी रहती हैं एक हीट पर, यानी कोई कुछ ना कुछ एक बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर ये रहती हैं, प्रेशर के अंदर रहती हैं, क्योंकि ये पहाड़ है ना, तो पहाड़ के अंदर ये दबा हुआ है लेयर्स में, तो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है वहाँ पर, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है, तभी ये कन्वर्ट हो जाता है कोल और आयरन ओर में। अनदर ग्रुप ऑफ द सेडिमेंट्री मिनरल्स इंक्लूड दैट जिप्सम, पोटैश सॉल्ट एंड सोडियम सॉल्ट।
These are the formation of the result of the evaporation, स्पेशली इन एरिड रीजन। एरिड रीजन में क्या होता है कि इसमें जैसे जैसे इवेपोरेशन होता है, तो जब इवेपोरेशन होगा तो वहाँ से ये सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, जैसे जिप्सम हो गया, पोटैश हो गया, उसके बाद सोडियम सॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें हमें वहाँ से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट इज अनदर मोड ऑफ द फॉर्मेशन इन्वॉल्व इन द डीकम्पोजिशन ऑफ द surface rocks and the removal of the soluble and constituent leaving a residual mass of the weathered material containing ores like bauxite formed this way। यानी अब बॉक्साइड कैसे फॉर्मेशन होता है, तो ये होता है कि वेदर की वजह से, यानी जो वेदरिंग होता है अलग अलग, जब रॉक्स जो होते हैं वो टूटते हैं और टूट करके अलग अलग फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो उसी डीकम्पोजिशन से वो हमें प्राप्त होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है, तो बॉक्साइड जो है इसका लिविंग एग्जाम्पल है सबसे बड़ा। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं मेटामॉर्फिक रॉक हो गया, ये इग्नियस रॉक हो गया, ग्रेनाइट प्राप्त होता है। फिर सेडिमेंट्री रॉक्स में सैंडस्टोन होते हैं, और ये सारे जो मिनरल्स हैं जैसे कि माइका हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, फेल्ड्सवर हो गया, ये सारे मिनरल्स रॉक्स हैं जो कि प्राप्त होते हैं इन्हीं चीज़ों से। और क्या होता है यहाँ से पढ़ लेंगे। नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट, क्या कहा जा रहा है हमसे, तो फोर्थ पॉइंट कहा जा रहा है सर्टेन मिनरल्स में ऑकर एज द एलुवियल डिपॉजिट इन सैंड ऑफ द वैली दैट फ्लोर्स और द बेस ऑफ द हिल्स। दीज डिपॉजिट्स आर कॉल्ड द प्लेसर डिपॉजिट्स एंड जनरली कॉन्टेन द मिनरल्स। क्या होता है, तो एलुवियम डिपॉजिट या फिर प्लेसर डिपॉजिट क्या होते हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि नॉट कोरोडेड बाय द वाटर, तो इसके लिए हम लोग यहाँ आ जाएंगे और फिर अच्छे से हमें समझ में आएगा क्या कहा जा रहा है इसके बारे में। तो देखो, ये पहाड़ है, हिल्स है, यहाँ से क्या होता है कि यहाँ से पानी आएगा, यानी कि बहुत ही बड़े, जब बारिश वारिश होगी तो पानी यहाँ से आएगा। पानी आएगा तो अपने साथ इस तरीके से बहुत सारे सेडिमेंट्स को ले करके ये नीचे आएगा, बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स को लेकर के आएगा, और आ करके ये क्या हो जाएंगे, तो यहाँ पर बीच में जगह है तो यहाँ पर ये इकट्ठा हो जाएंगे, और इकट्ठा होकर के यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम तक रहेंगे। बहुत ही लंबे टाइम मतलब बहुत सारे, हो सकते हैं हज़ारों साल या फिर सैकड़ों साल, इतने टाइम तक यहाँ पर यह मिनरल्स ओर्स के फॉर्म में मौजूद रहते हैं। अब ये क्यों यहाँ पर मौजूद रहते हैं, तो इसलिए मौजूद रहते हैं बिकॉज दे आर नॉट कोरोडेबल, यानी इनमें कोरोजन नहीं हो सकता है, इनमें रस्टिंग नहीं हो सकता है। लाइक गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, ये सारे हैं, इनमें कोरोजन नहीं हो सकता है। क्यों, क्योंकि ये लोग फ्री स्टेट में पाए जाते हैं। केमिस्ट्री में पढ़े हम लोग, ये लोग फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, इसलिए इनमें कोरोजन नहीं हो सकता है। तो कोरोजन नहीं हो सकता है तो फिर आज से बहुत साल बाद भी यहाँ से हम लोग निकालेंगे तो वह गोल्ड जो है वो सेम टाइप का रहेगा, कॉपर जो है वो सेम टाइप का रहेगा। इसी जगह को हम लोग स्ट्रीम प्लेसर के नाम से जानते हैं। और यहाँ हम लोग वेन पढ़े थे, यहीं क्रैक्स हैं जो अंदर से इनमें डिपॉजिट रहते हैं मिनरल्स, इन्हीं को हम लोग वेन के नाम से जानते हैं। अब वेन में क्या रहता है, स्मॉल ऑकरिंग रहता है। लेकिन सेकेंड हम लोग पढ़े थे लोड्स में जो रहता है वो क्या रहता है, ज़्यादा ऑकरिंग रहता है। तो ये सारी बातें यहाँ पर कही जा रही हैं, जिसका एग्जाम्पल क्या जाता है, तो इसका एग्जाम्पल आ जाता है गोल्ड, सिल्वर, टीन, प्लेटिनम, ये सब सबसे ज़्यादा हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं। ये सब अभी अर्थ की बात की जा रही है। अब आगे बढ़े हम लोग, तो द ओशियन वाटर कॉन्टेन द वास्ट क्वांटिटी ऑफ द मिनरल्स बट मोस्ट ऑफ दीज आर द टू वाइडली डिफ्यूज टू ऑफ द इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस। यानी कि जो ओशियन मौजूद होता है उसके अंदर भी बहुत सारे मिनरल्स प्राप्त होते हैं, लेकिन वहाँ से इकोनॉमिकली निकालना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहता है। मतलब कि उनको निकालो तो उसमें बहुत ही ज़्यादा रिसोर्सेज और बहुत ही ज़्यादा पैसे लगते हैं उसमें निकालने के लिए, इसलिए बहुत बार उसको नहीं यूज़ किया जाता है। लेकिन कॉमनली अगर यूज़ किया जाए कि किनको किनको निकाल करके हम लोग इकोनॉमिकली यूज़ करते हैं, तो कॉमन सॉल्ट हो जाता है, मैग्नीशियम हो जाता है, ब्रोमाइन हो जाता है, इन सब चीज़ों को यूज़ किया जाता है बहुत ही लार्ज टाइम पर। और इसके अलावा अगर हम लोग उसके बेड में जाते हैं, यानी समुद्र के बिल्कुल नीचे जाते हैं हम लोग, तो वहाँ पर हमें मैग्नीज भी प्राप्त होता है, जो कि बहुत ही बड़े पैमाने पर यूज़ किया जाता है। बस यहाँ से इकोनॉमिकली निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। आगे बढ़ें, dig a little deeper, what is the difference between the open pit mine,
क्वेरी एंड द अंडरग्राउंड माइन विद द शाफ्ट। यानी आपको बताना है कि एक बाहर से जो ओपन करके माइन किया जाता है यानी बाहर बाहर, और एक बिल्कुल अंदर अंदर अंडरग्राउंड बना करके पूरा बड़ा सा शहर में, उसको माइनिंग में दोनों में क्या डिफरेंस होता है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ साथ अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर मौजूद है रैट होल के बारे में, इसे हटा देंगे तो यहाँ मौजूद है रैट होल माइनिंग के बारे में। अब रैट होल माइनिंग क्या होता है, तो रैट होल माइनिंग जो है यहाँ देखेंगे हम लोग, तो रैट होल माइनिंग क्या होता है, तो डू यू नो डैट द मोस्ट ऑफ द मिनरल्स इन इंडिया नेशनलाइज एज देयर एक्सट्रैक्शन ऑफ द पॉसिबली ओनली फॉर द ऑब्टेनिंग ड्यू टू द परमिशन फ्रॉम द गवर्नमेंट। यानी बहुत सारे जो मिनरल्स हैं उनको एक्सट्रैक्ट करना पॉसिबल इसलिए हो पाता है क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है उसका परमिशन हमें देती है या ना देती है, इसके ऊपर डिपेंड करता है। बट इन मोस्ट ऑफ द ट्राइबल एरियाज ऑफ द नॉर्थ ईस्ट इंडिया मिनरल्स आर द ओन्ड बाय द इंडिविजुअल और कम्युनिटीज दैट मेघालय दे आर द लार्ज डिपोजिट ऑफ द कोल, आयरन और लाइमस्टोन एंड द डोलोमाइट्स एक्सेट्रा। लेकिन अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट में जाएँ, नॉर्थ ईस्ट में, तो नॉर्थ ईस्ट में बहुत ही बड़े पैमाने पर जो मिनरल्स मौजूद होता है वो या तो किसी इंडिविजुअल उसको ऑन करते हैं या फिर कुछ कम्युनिटी के लोग मिल करके उसको ऑन करते हैं और उसके अंदर से उन चीज़ों को वो निकालते हैं, माइन करते हैं। अब वो किस तरीके से, तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए क्या क्या चीज़ें हैं, तो एग्जाम्पल के तौर पर कोयला हमें देखने को मिलता है, आयरन ओर देखने को मिलता है, लाइमस्टोन और डोलोमाइट, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। एग्जाम्पल में देखा जाए तो कोल माइनिंग इन द जोवाई एंड द चेरापूंजी इज डन बाय द फैमिली मेंबर्स in the form of the long narrow tunnels known as the rat hole mining। कि चेरापूंजी में और जोवई में माइनिंग किया जाता है और माइनिंग करके यहाँ से कोयला निकल जाता है कुछ फैमिलीज़ के द्वारा। और कैसे निकाला जाता है, तो वो इस तरीके से एक लंबा सा टनल बनाते हैं। इस टनल में अलग अलग पाथवे रहता है, मौजूद रहता है, और इनके अंदर ये लोग इस तरीके से माइनिंग करते हैं और माइनिंग करके यहाँ से बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज निकालते हैं और फिर बेच करके पैसा कमाते हैं। और यही जो माइनिंग किया जाता है इनके अंदर जा करके, इसी माइनिंग को हम लोग रैट होल माइनिंग के नाम से जानते हैं। द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हैज़ डिक्लेयर्ड सच एक्टिविटीज़ इलीगल एंड रिकमेंडेड दैट दीज शुड बी स्टॉप्ड फोर्थविथ। यानी कि इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो एक्सीडेंट की वजह से मारे भी जाते हैं, तो इसलिए गवर्नमेंट ने इसको इलीगल घोषित कर दिया है और इस तरीके का करना जो होता है वो दंडनीय होता है, इस पर अपराध होता है और उनको सज़ा भी मिल सकती है। इंडिया इज़ फॉर्चून टू हैव द फेयरली रिच एंड द वेरिड मिनरल्स रिसोर्सेज, हाउएवर these are unevenly distributed. Broadly speaking, peninsular rocks contain most of these reserves of the coal, metallic minerals, mica, many other non-metallic minerals। यानी अगर इंडिया की बात करें तो मिनरल्स के फॉर्म में बहुत ज़्यादा फॉर्चून है, यानी रिच है, बहुत ज़्यादा भरपूर रूप से भरा हुआ है, लेकिन ये बहुत ही ब्रॉडली अलग अलग जगहों पर फैला हुआ है। जैसे कि बात करें अगर हम लोग पेनिसुलर रॉक्स की, तो वहाँ पर हमें क्या प्राप्त होता है, तो वहाँ पर हमें कोल प्राप्त होता है। कोल के अलावा बहुत सारी मेटालिक मिनरल्स प्राप्त होते हैं। जैसे मेटालिक मिनरल्स में हम लोग पढ़े थे, वहाँ पर मेटालिक और नॉन मेटालिक मिनरल्स में। इसके अलावा माइका जो कि नॉन मेटालिक मिनरल है, और भी बहुत सारे मिनरल्स प्राप्त होते हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स ऑन द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न फ्लैंक्स ऑफ द पेनिसुला इन द गुजरात एंड असम हैव द मोस्ट ऑफ द पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड राजस्थान विद द रॉक्स सिस्टम ऑफ द पेनिसुला हैज़ रिजर्व ऑफ द मेनी रिसोर्सेज। अगर बात करें हम लोग जैसे कि इधर वेस्ट में आ जाए सबसे पहले, तो वेस्ट में है गुजरात, और यहाँ अगर ईस्ट में आते हैं हम लोग तो यहाँ मौजूद है असम। कहा जा रहा है कि पूरा का पूरा वाइड रेंज में हमें बहुत सारे मिनरल्स प्राप्त होते हैं, जिनमें पेट्रोलियम भी हमें प्राप्त होता है। नीचे से पेट्रोलियम के भी हमें ट्रेसेस मिलते हैं और डिपॉजिट वहाँ पर मौजूद है। असम में तो डिब्रूगढ़ में सबसे पुराना पेट्रोलियम का रिजर्व मौजूद है और वहाँ से आज भी पेट्रोलियम निकलता है। वहीं बात करें अगर राजस्थान की, तो राजस्थान के पेनिसुला में बहुत सारे रॉक्स प्राप्त होते हैं हमें, और उनके अंदर से बहुत सारे मिनरल्स हमें निकाले जाते हैं। नॉन फेरस मिनरल्स को निकाला जाता है और यूज किया जाता है। द वास्ट एलुवियल प्लेन्स ऑफ द नॉर्थ इंडिया आर द ऑलमोस्ट devoid of the economic minerals. These variations exist the largely because of
differences in the geological structure processes the time involves in the formation of these minerals। यानी अगर नेक्स्ट बात करें एलुवियल प्लेन्स में, तो एलुवियल प्लेन्स का मतलब वो रीजन की बात कर रहा है जहाँ पर एलुवियल सॉयल, जैसे गंगा का रीजन हो गया, यमुना का रीजन हो गया, ब्रह्मपुत्रा का रीजन में तो नहीं, इधर रीजन में, तो ऐसे रीजन में भी बहुत सारे नॉर्थ इंडिया में मिनरल्स पाए जाते हैं जो कि इकोनॉमिकली मिनरल्स होते हैं, यानी कि जिनके अच्छे पैसे मिल जाते हैं। अब इतना सारा स्ट्रक्चर जो है वो कैसे है, इतना डिफरेंसेस, तो ये जो है वो जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर का मतलब होता है भौतिक स्ट्रक्चर, कि कुछ जगह जो है बहुत ही ज़्यादा बारिश वाली जगह है, कुछ बहुत ही कम बारिश वाली जगह है, कहीं गर्मी ज़्यादा होता है, कहीं ठंडा ज़्यादा होता है, इस तरीके की वजह से, और बहुत टाइम तक वो नीचे दबे हुए रहें, इस वजह से उन मिनरल्स का ये फॉर्मेशन हमें देखने को मिलता है। Let us now study the distribution of the few major minerals in India. Always remember that the concentration of the minerals in the ores, the easy to extraction and the closeness in the market play an important role in affecting the economic viability of the reserve। यानी यहाँ ये कहा जा रहा है कि अगर बात करें हम लोग, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अलग अलग मिनरल्स के बारे में, जिनको किस तरीके से निकाला जाता है, फिर मार्केट में किस तरीके से उन्हें बेचा जाता है और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और इकोनॉमिक वायबिलिटी क्या होती है उनको रिजर्व को निकालने की, यानी कितने कैसे हम लोग कम पैसे के अंदर निकाल सकते हैं और ज़्यादा उसे मुनाफा कमा सकते हैं, इन चीज़ों के बारे में बताने वाला है। Thus to meet the demand of the choice has been made between the number of the possible options when this is done by the minerals deposit or reserve turn into a mine। यानी कि जब हम लोग माइनिंग करके, जब हम लोग धरती के अंदर से क्रस्ट से निकाल करके उन मिनरल्स को और मार्केट में ले जा करके हम लोग क्या कर देते हैं, सेल करते हैं। अब इसमें सेल करने के बाद हमें कुछ प्रॉफिट मिल जाता है, तो ऐसे जगहों को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो डिपॉजिट या फिर रिजर्व के नाम से जानते हैं, और यहीं से ये हो जाता है जो माइन में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहला जो है वो है फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स का मतलब हम लोग पढ़े थे जो आयरन कंटेनिंग रहते हैं, जिनके अंदर आयरन की मात्रा मौजूद रहती है, उन्हें हम लोग फेरस मिनरल्स के बारे में के नाम से समझते हैं। फेरस मिनरल्स अकाउंट फॉर द about the 3/4 of the total value of the production of the metallic minerals and they provide the a strong base for the development of the metallurgical industries। यानी ये जो जितने भी फेरस मिनरल्स मौजूद हैं, ये लोग मिनरल्स सारे मिनरल्स के 3/4 अकेले कवर करते हैं, यानी इतने मौजूद हैं, और इनका सबसे ज़्यादा यूज़ जो होता है वो मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज़ में, यानी जहाँ पर मेटल्स का यूज रहता है, लाइक कार बनाने में या फिर बसेस बनाने में, इन सब जगहों पर ब्रिजेस बनाने में यूज़ किया जाता है। इंडिया एक्सपोर्ट्स सब्सटेंटली क्वांटिटीज़ ऑफ द फेरस मिनरल्स आफ्टर द मीटिंग हर इंटरनल डिमांड। यानी इंडिया का क्या करता है कि सबसे पहले अपने कंट्री में जो डिमांड है उसको फुलफ़िल करता है, और जो बच जाता है उसको बहुत ही बड़े पैमाने पर बाहर में, यानी कि फॉरेन कंट्रीज़ में उसको बेचता है और प्रॉफिट भी कमाता है। आयरन ओर सेकेंड, आयरन ओर is the basic minerals and the backbone of the industry development। India is the endowed with the fairly abundant and resources of iron ore। India is the rich in good quantity of the iron ore। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो आयरन ओर होता है ये किसी भी कंट्री के लिए या इंडस्ट्री कंट्री के लिए डेवलपमेंट के लिए बैकबोन की तरह देखा जाता है। ये बैकबोन होता है, क्यों? क्योंकि इसके बिना बहुत सारी चीज़ें जो है वो कभी भी कंट्री में डेवलपमेंट नहीं आ सकता है और नहीं बन सकता है। और हम लोग बहुत ही खुशकिस्मत हैं कि हमारे अंदर प्रचुर मात्रा में ये रिसोर्सेज मौजूद हैं, और साथ ही साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ मौजूद हैं, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के आयरन ओर्स इंडिया में मौजूद हैं, गुड क्वालिटी के मौजूद हैं। इन्हीं में कुछ एग्जांपल के तौर पर हम लोग समझेंगे। फर्स्ट है मैग्नेटाइट इज़ द फाइनेस्ट ओर with the very high content of the iron up to 70%। फर्स्ट किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग, तो मैग्नेटाइट के बारे में बात कर रहे हैं, मैग्नेटाइट के बारे में। अब ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखना ज़रूरी है। मैग्नेटाइट क्या होता है और इसके बारे में हम लोग क्यों बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली बात यह है मैग्नेटाइट के बारे में कि ये सबसे ज़्यादा इसके अंदर आयरन्स के ओर्स मौजूद रहते हैं, यानी आयरन मौजूद रहता है।
अप्रोक्स 70% मौजूद रहता है। इट हैज़ द एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वांटिटीज़ स्पेशली वैल्यूएबल इन द इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़, और ये बहुत ही अच्छा होता है, इसलिए सबसे गुड क्वालिटी का होता है। कैसा होता है? तो गुड क्वालिटी का होता है, और गुड क्वालिटी का होता है इसलिए सबसे ज़्यादा इसका कहाँ यूज़ किया जाता है? तो इलेक्ट्रिकल जो होती है, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री होती है, वहाँ पर यूज़ इसका किया जाता है। सेकेंड आता है हमारा हेमाटाइट। हेमाटाइट होता है सेकेंड। हेमाटाइट ओर is the most important industrial iron ore in the term of the quantity used, but the slightly lower iron content than the magnetite, about the 50 to 60%। यानी अगर इसकी बात किया जाए तो सबसे पहली बात है कि पूरे कंट्री में सबसे ज़्यादा इसका यूज होता है, मोस्ट यूजेज होता है, यानी सबसे ज़्यादा इसका यूज किया जाता है। लेकिन अगर क्वालिटी की बात किया जाए कंपैरिजन में, तो कंपैरिजन में जो मैग्नेटाइट से है उससे हेमनाटाइट जो होता है वो कम इसके अंदर आयरन मौजूद होते हैं, यानी क्वालिटी इसकी थोड़ी कम होती है। इसमें 50 to 60% ही मौजूद रहता है। इन 2018-19 ऑलमोस्ट इंटायर प्रोडक्शन ऑफ द आयरन ओर दैट इज 97% एक्योर्ड एज द उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटका एंड द झारखंड, एंड द रिमेनिंग प्रोडक्शन ऑफ द 3% वाज फ्रॉम द अदर स्टेट्स। यानी कि जितने भी आयरन निकाले गए हैं, हेमनाटाइट निकाले गए हैं, उनमें से 97% जो है वो अकेले सिर्फ और सिर्फ इन्हीं कुछ स्टेट से, 4 स्टेट से निकाले गए हैं। फर्स्ट इज उड़ीसा, सेकंड इज छत्तीसगढ़, थर्ड इज कर्नाटका एंड फोर्थ इज झारखंड। इन्हीं 4 स्टेट से ये 97% आयरन ओर निकाले गए हैं, और बाकी का 3% जो है वो बाकी के अदर स्टेट से, यानी कि टोटल कितने स्टेट्स होते हैं? 28 स्टेट्स हैं अभी, और 8 यूनियन टेरिटरी है, तो इन सब से निकाले गए हैं। आगे बढ़े अगर हम लोग, द मेजर आयरन ओर बेल्ट इन इंडिया। अब नेक्स्ट यहाँ पर बताया जा रहा है आयरन ओर के बारे में कि सबसे ज़्यादा आयरन ओर किन जगहों से प्राप्त होते हैं, यानी बेल्ट का मतलब होता है कि किन क्षेत्र से प्राप्त होते हैं, किन एरिया से प्राप्त होते हैं। तो फर्स्ट इज द उड़ीसा झारखंड बेल्ट, यानी उड़ीसा झारखंड बेल्ट के बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं सबसे पहले। इन उड़ीसा हाई ग्रेड ऑफ द हेमनाटाइट ओर इज फाउंड इन द बदम पहाड़ माइंस इन मयूरभंज एंड केंदुझर डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे पहले हम लोग समझना है कि इन बेल्ट में पहला पॉइंट है हमारा कि सबसे हेमाटाइट जो होता है वो प्राप्त होता है आयरन ओर का टाइप। सेकंड इज कि ये जो है वो किन जगह पर मौजूद है, जिस माइन से निकाला जाता है उस माइन का नाम क्या है? तो उसका नाम है बदम पहाड़, BADM, बदम पहाड़ मौजूद है, नाम है। और ये किन डिस्ट्रिक्ट्स में पड़ता है? तो ये जो है वो सबसे पहले मयूरभंज और सेकेंड डिस्ट्रिक्ट है इसका केंदुझर, इन 2 डिस्ट्रिक्ट से प्राप्त होता है। इन द एडजॉइनिंग द सिंगबम डिस्ट्रिक्ट ऑफ द झारखंड हेमाटाइट आयरन ओर इज माइंड इन द गोवा एंड नोआमुड़ी। झारखंड की बात करें तो झारखंड का डिस्ट्रिक्ट है सिंगबम, वहाँ से प्राप्त होता है आयरन ओर। कौन सा? तो हेमाटाइट आयरन ओर। कहाँ से? तो झारखंड से। इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये मैप में भी यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं, हम लोग मैप में भी देखेंगे इसके बारे में। तो यहाँ से ये प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है बेल्ट वो है दुर्गा बस्तर छोटा नागपुर बेल्ट, लाइज इन द छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र। कहाँ पड़ता है ये? तो सबसे पहले छत्तीसगढ़ में और महाराष्ट्र में ये पड़ता है। वेरी हाई ग्रेड ऑफ द हेमाटाइट आर फाउंड इन द फेमस बैलाडीला रेंज ऑफ द हिल्स इन बस्तर डिस्ट्रिक्ट ऑफ छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ का कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तो बस्तर जो है वो बहुत ही फेमस है। यहाँ से हेमाटाइट का
हाई ग्रेड का मिलता है, हाई ग्रेड का आयरन ओर प्राप्त होता है। द रेंज ऑफ द हिल्स कंप्राइजेज ऑफ द 14 डिपॉजिट्स ऑफ सुपर हाई ग्रेड ऑफ द हेमाटाइट ओर्स। इट हैज़ द बेस्ट फिजिकल प्रॉपर्टीज नीडेड फॉर द स्टील मेकिंग। यानी यहाँ पर छत्तीसगढ़ में जो है वो 14 डिपॉजिट्स मौजूद है, 14 डिपॉजिट मौजूद है, जहाँ पर ऐसा वैसा नहीं, सुपर हाई ग्रेड का हेमाटाइट मिलता है आयरन ओर का, बहुत ही अच्छा मिलता है, जिसका यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, तो स्टील इंडस्ट्री में यूज किया जाता है, इसको स्टील बनाने के लिए यूज किया जाता है, जो कि स्टील बनाने के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। आयरन ओर फ्रॉम दीज माइंस एक्सपोर्टेड टू जापान, साउथ कोरिया वाया द विशाखापट्टनम पोर्ट। और यहाँ से ये निकाल करके पहले तो इंडिया के अंदर यूज किया जाता है और इसके बाद इनको बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। बाहर कौन कौन सी कंट्री में, तो जापान में, इसके बाद साउथ कोरिया, इन जगहों पर इसको एक्सपोर्ट किया जाता है। कहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इंडिया में वहीं पर मौजूद है विशाखापट्टनम पोर्ट मौजूद है, इसी पोर्ट से इसको एक्सपोर्ट किया जाता है बाहर की तरफ और इन दो कंट्रीज़ में जाता है। नेक्स्ट इज़ द बल्लारी, चित्रदुर्गा एंड चिक्कमगलुरु तुमकुरू बेल्ट इन कर्नाटका हैज़ द लार्ज रिजर्व ऑफ द आयरन ओर। कुडरमुख माइंस लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट ऑफ द कर्नाटका आर द 100% एक्सपोर्ट यूनिट। यानी ये डिस्ट्रिक्ट जो मौजूद है वहाँ पर जो माइंस है उस माइन का नाम है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख जो माइन है इस माइन से निकलता है और यहाँ से जितना निकलता है आयरन ओर पूरा का पूरा 100% जो होता है वो एक्सपोर्ट कर दिया जाता है बाहर की कंट्रीज़ में, पूरे दुनिया में इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। द ओर इज ट्रांसपोर्टेड एज द स्लरी थ्रू अ पाइपलाइन टू अ पोर्ट नियर द मैंगलोरी। यानी इसको नीचे से इस तरीके से पाइपलाइन के थ्रू क्या किया जाता है, एक्सपोर्ट किया जाता है। कहाँ, तो मैंगलुरु पोर्ट तक इसको एक्सपोर्ट किया जाता है और फिर मैंगलुरु पोर्ट से लेकर के इसको बाहर कंट्रीज़ में एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट आता है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट ऑफ द गोवा एंड रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द गोवा। डिस्ट्रिक्ट जो है वो महाराष्ट्र में है, रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो है वो कहाँ है, तो महाराष्ट्र में मौजूद है और गोवा में जगह मौजूद है जहाँ पर आयरन ओर जो होते हैं वो प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ से बहुत ही ज़्यादा आयरन जो होते हैं वो प्राप्त नहीं होते हैं, बहुत ही अच्छे क्वालिटी के मौजूद नहीं रहते हैं। द ओर्स नॉट द वेरी हाई क्वालिटी येट दे आर इफिशियंटली एक्सप्लॉयटेड और आयरन ओर इज एक्सपोर्टेड थ्रू द मरमगांव पोर्ट। यानी कि यहाँ से जो होते हैं वो गुड क्वालिटी के नहीं होते हैं, नॉट ऑफ गुड क्वालिटी के नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ से निकाला जाता है और फिर को बाहर एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। कहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, तो इसको एक्सपोर्ट किया जाता है मरमगांव पोर्ट मौजूद है वहीं पर, वहीं से इसको एक्सपोर्ट कर दिया जाता है। नेक्स्ट हमें पढ़ना है मैग्नीज़ के बारे में। मैग्नीज़ जो होता है वो क्या होता है और किस तरीके से इसको निकाला जाता है। मैग्नीज़ इज़ मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द स्टील एंड द फेरो मैग्नीज़ एलॉय। मैग्नीज़ का इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है, तो इसको स्टील बनाने में, और फेरो मैग्नीज़ का मतलब होता है आयरन का जो साथ में मिला करके इसका एक एलॉय बनाया जाता है, यानी कि मजबूत और बनाया जाता है। नियरली 10 kg ऑफ द मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ द स्टील। यानी 10 kg मैग्नीज ज़रूरत होती है, किस लिए, तो 1 टन स्टील बनाने के लिए। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। यानी कि नेक्स्ट जो होता है ब्लीचिंग पाउडर जो होता है, ब्लीचिंग पाउडर आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है। नेक्स्ट इंसेक्टिसाइड्स, जो कि इंसेक्टिसाइड्स होता है जो कि कीड़ों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर इंडस्ट्री में, और पेंट्स बनाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बताया गया है प्रोडक्शन ऑफ द मैग्नीज शोइंग द स्टेट वाइज शेयर ऑफ परसेंटेज। 2018-19 के अनुसार मैग्नीज जो है वो किस स्टेट में कितना % निकलता है। तो सबसे ज़्यादा अगर बात करें हम लोग
तो मध्य प्रदेश से मैंगनीज का प्रोडक्शन होता है। सेकंड नंबर पर जो आता है वो आता है महाराष्ट्र। थर्ड नंबर पे आ जाता है उड़ीसा। फोर्थ इज़ कर्नाटका में 12%। फिफ्थ आंध्र प्रदेश में 10%। और बाकी जितने भी स्टेट्स हैं वहाँ से 2% जो होता है वो ये मैंगनीज का प्रोडक्शन होता है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में। नॉन फेरस मिनरल्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, या अभी पढ़ लेते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। इंडियाज रिजर्व एंड द प्रोडक्शन ऑफ द नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी satisfactory. However, these minerals, which include the copper, bauxite, lead, zinc, gold, play a vital role in the number of the metallurgical, engineering and the electrical industries. Let us study our distribution of the copper and bauxite. यानी कि जो नॉन फेरस मिनरल्स होते हैं उनमें किस तरीके के मिनरल्स मौजूद होते हैं, तो इनमें मौजूद होता है जैसे कॉपर होता है, बॉक्साइट मौजूद होता है, फिर लेड होता है पीवी, जिंक होता है, गोल्ड होता है। इस तरीके के वाइटल मिनरल्स मौजूद रहते हैं जिनका मेटलर्जी में यानी मेटल में अलग अलग तौर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहता है इंजीनियरिंग में, और इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा इन लोगों का यूज किया जाता है। इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज़ में बहुत ही ज़्यादा इन लोगों का यूज किया जाता है। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कॉपर और बॉक्साइट के बारे में क्या होती है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सेकंड वीडियो में आप लोग देखेंगे सेकंड वीडियो। और आज के लिए इतना ही। आप लोग ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए। जय हिंद।